प्यारे विद्यार्थियों, मुगल बादशाह औरंगजेब अपने शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिणी विद्रोहों का दमन करने में उलझा रहा और उन्हीं समस्याओं का समाधान करते हुए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुआ और साथ ही साथ मुगल बादशाह की पद प्रतिष्ठा भी जाती रही। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियां कहाँ तक जिम्मेदार थी और साथ ही अन्य कौन से कारण थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन को अवश्यंभावी बनाया, आज हम इस लेक्चर में उन सभी कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक जिम्मेदार थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार, श्रीराम शर्मा, लिवरपूल आदि का मानना है कि औरंगजेब की संकीर्ण या असहिष्णुतापूर्ण नीतियों के कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, या मुगल साम्राज्य के पतन के बीज औरंगजेब के समय ही बो दिए गए थे और धीरे धीरे उन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग और अन्य धर्मों के लोग मुस्लिम शासन से नाराज हुए और मुगलों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, जैसे जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह। और इन विद्रोहों को दबाने में औरंगजेब को काफ़ी शक्ति और धन का दुरुपयोग करना पड़ा। इसी प्रकार राजपूतों के प्रति औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई संदेह की भावना के कारण राजपूतों का जो साथ था वो भी धीरे धीरे मुगलों के प्रति कम होने लगा। राजपूत एक वीर और स्वामी भक्त जाति थी और इसी का आधार लेकर अकबर ने मुगल साम्राज्य की जड़ें जमाने या उनको फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त की थी, परंतु औरंगजेब के संकालू या संदेह की नीति के कारण धीरे धीरे राजपूतों का साथ मुगलों के प्रति कम होता गया और साथ ही साथ राजपूतों के साथ मुगलों को संघर्ष भी करना पड़ा। इसी प्रकार औरंगजेब की दक्षिणी नीति के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का हालांकि विस्तार तो हुआ, परंतु गोलकुंडा और बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में हो जाने के कारण मुगल साम्राज्य का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया। औरंगजेब के समय सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। औरंगजेब के साम्राज्य में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कृष्णा व तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में असम तक का क्षेत्र शामिल था, और इतने विस्तृत साम्राज्य पर शासन करना एक योग्य शासक ही उस पर शासन कर सकता था, परंतु बाद के मुगल शासक अयोग्य साबित हुए और इतना विस्तृत साम्राज्य एक अयोग्य व्यक्ति के लिए संभालना बहुत मुश्किल काम हो गया और इसकी विशालता ने भी धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर किया। साथ ही साथ बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद में मुगलों का मराठों से सीधा संघर्ष हुआ और चूंकि दक्षिणी भारत की परिस्थितियां और भौगोलिक स्थिति छापामार युद्धों के लिए अधिक उपयुक्त थी, इस कारण से औरंगजेब अपने पूरे जीवन काल में दक्षिणी समस्याओं के समाधान में लगा रहा, परंतु उन समस्याओं का हल नहीं हुआ और अंततः स्वयं भी दक्षिण में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो औरंगजेब की धार्मिक, राजपूत और दक्षिणी नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी। वहीं कुछ इतिहासकार, जिनमें सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली आदि का मानना है कि औरंगजेब की नीतियों से मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर नहीं हुआ, बल्कि मुगल साम्राज्य का पतन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ था। औरंगजेब एक परिश्रमी
और प्रजा हितैषी शासक था और महान शासक था। शासन की शुरुआत में प्रजा को प्रजाहित की भावना से उसने कई करों को समाप्त कर दिया था। और राजपूत नीति की अगर बात की जाए तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी राजपूतों का मुगलों के साथ सहयोग रहा था। वहीं औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार उसके दरबार में कार्य कर रहे थे। लगभग 33% मनसबदार हिंदू थे और औरंगजेब के द्वारा केवल शक्ति संतुलन का प्रयास किया गया था और जिसके तहत चूंकि हिंदू मनसबदारों और सरदारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसको संतुलित करने के लिए औरंगजेब ने मुस्लिम मनसबदारों को बढ़ाने हेतु कार्य किया था ताकि शक्ति संतुलन बना रहे और राजपूतों की विद्रोह की जो आशंका है वो थोड़ी कम हो जाए। इस कारण से औरंगजेब ने इस प्रकार की नीतियों का अवलंबन किया था। और मुग़ल साम्राज्य के पतन की जहाँ तक बात की जाए उसके लिए अन्य कारण भी मौजूद थे जिन्होंने धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर किया। मुग़ल साम्राज्य के पतन हेतु दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो था उत्तराधिकार हेतु संघर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम कानून उत्तराधिकार के प्रश्न पर लचीला था और उसमें उत्तराधिकार से संबंधित कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। इसी के परिणाम स्वरूप प्रत्येक मुग़ल बादशाह की मृत्यु के बाद अगले बादशाह के लिए संघर्ष होता था और उस संघर्ष में जो अपनी शक्ति का परिचय देता था, योग्यता का परिचय देता था, वही व्यक्ति अगला मुग़ल बादशाह हो सकता था। हुमायूं ने भी उत्तराधिकार हेतु संघर्ष किया। इसी प्रकार अकबर ने अपने सौतीले भाइयों के साथ संघर्ष किया। शाहजहाँ के समय भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और औरंगजेब के समय हुआ उत्तराधिकार युद्ध अत्यधिक भीषण था। इस प्रकार उत्तराधिकार संघर्ष में मुग़लों की शक्ति और धन का अपव्यय हुआ और साथ ही साथ मुग़ल शहजादे अपने आप का पक्ष को प्रभावी रखने के लिए बादशाह की मृत्यु से पहले ही अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते थे। साथ ही साथ अपने साथ को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सरदारों और अमीरों को भी अपनी तरफ मिलाने हेतु अग्रसर रहते थे, जिस कारण से धीरे धीरे मुग़ल दरबार में गुटबंदियाँ होने लगी और इन्हीं उत्तराधिकार संघर्ष के कारण धीरे धीरे मुग़ल सत्ता कमज़ोर होती गई। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था अमीरों की गुटबंदियाँ। जिस प्रकार से हमने चर्चा की कि उत्तराधिकार के संघर्ष में गुटबंदियाँ होती थी और इन्हीं गुटबंदियों के कारण धीरे धीरे अमीरों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। दरबार के अंदर अमीरों के जातिगत गुट बनने लगे, जैसे ईरानी, तुरानी, भारतीय मुसलमान आदि जो गुट होते थे। ये गुट अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में संघर्षरत रहते थे, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते रहते थे। महत्वपूर्ण पदों पर अपने व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए बादशाह पर दबाव बनाते रहते थे। इस प्रकार अमीरों की ये गुटबंदियाँ जब बढ़ती गई, इन बढ़ती अमीरों की गुटबंदियों ने भी मुग़ल सत्ता को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बाद में इन्हीं अमीरों ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाकर कमज़ोर मुग़ल शासकों के समय में मुग़ल साम्राज्य के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली गई, इसी प्रकार सादत खां के द्वारा अवध में और निजामुल मुल्क के द्वारा दक्षिण में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली गई। साथ ही साथ महत्वाकांक्षी अमीर उत्तराधिकार युद्धों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे और साथ ही साथ वो ये प्रयास करते थे कि सबसे अयोग्य व्यक्ति
मुगल सिंहासन पर बैठे कमज़ोर उत्तराधिकारी जो है बनाया जाए, जिससे उनका प्रभाव हमेशा दरबार में बना रहे। तो अमीरों की गुटबंदियाँ भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार थी। इसी प्रकार अयोग्य उत्तराधिकारी भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासक बनने वाले लगभग सभी मुगल बादशाह अयोग्य साबित हुए। बहादुर शाह जो कि प्रशासनिक कार्यों के प्रति बहुत ही लापरवाह था और इस कारण से इतिहास में उसे शाह-ए-बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। और उसके बाद में जहादर शाह जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार फर्रुखसियर घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला जो कि प्रशासनिक कार्यों से बेखबर रहता था और उसके समय में विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी आक्रांताओं ने राजधानी को लूट लिया, परंतु वो कुछ न कर सका, मूक दर्शक बना रहा। इसी प्रकार अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय आदि उत्तरकालीन मुगल बादशाह एक के बाद एक अयोग्य साबित हुए और इन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण भी मुगल साम्राज्य की पद और प्रतिष्ठा खत्म हुई और धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। और ये अयोग्य उत्तराधिकारी अमीरों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण भी न रख सके, अमीरों के हाथ की कठपुतली बनकर कार्य करने लगे और प्रशासनिक कार्यों से विमुख हो केवल भोग विलास में अपना समय व्यतीत करने लगे। और ऐसे शासकों के समय मुगल साम्राज्य का पतन होना अवश्यंभावी था। इसी प्रकार विदेशी आक्रमणों ने भी मुगल साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया, जड़ों पर सीधा प्रहार किया और मुगल साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह के द्वारा करनाल के युद्ध में 1739 ईस्वी में मुगल सेना को परास्त किया और उसके बाद में दिल्ली में लूटमार और कत्लेआम किया और शाहजहां के द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा यहाँ से लूट कर ले जाने में सफल हुआ। इसी प्रकार नादिर शाह के बाद में उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली जब वहाँ का शासक बना अफ़गानिस्तान का, तो उसके द्वारा भी एक के बाद एक आक्रमण किए गए और इन विदेशी आक्रमणों के कारण मुग़लों की सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा को आघात लगा और मुग़ल बादशाह इनका कोई जवाब नहीं दे सके। बाद में जब मुग़लों की रक्षा का वचन मराठों ने ले लिया था, उसके बाद में 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में मुग़लों की तरफ से मराठे युद्ध के मैदान में लड़े, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई और एक प्रकार से शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का भारत में रुकने का कोई प्लान नहीं था और इस शक्ति शून्यता की स्थिति को भरने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही अच्छा मौका साबित हुआ। तो कुल मिलाकर विदेशी आक्रमण भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। इसी प्रकार विदेशी कंपनियों का भारत आगमन, विदेशी कंपनियां पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश कंपनियां व्यापार के सिलसिले में भारत आई और धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक स्थिति को भांपकर यहाँ के राजनीति में भी उन्होंने हस्तक्षेप करना या भाग लेना शुरू किया। परिणाम स्वरूप दक्षिणी भारत में कंपनियों के मध्य संघर्ष हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिणी भारतीय या कर्नाटक के युद्धों में सफल हुई और उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया। 1757 ईस्वी में लड़े गए प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित किया गया और
उसके बाद में 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब के साथ साथ अवध के नवाब को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित किया गया और साथ ही साथ मुग़ल बादशाह को भी पराजित किया गया। और इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्षेत्र धीरे धीरे भारत में बढ़ता गया और मुग़ल बादशाह या मुग़ल सत्ता एक औपचारिक ही रह गई और धीरे धीरे मुग़लों की रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई। और बाद में 1857 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति हुई, उस क्रांति के समय अंग्रेज़ों के द्वारा क्रांति को दबा दिया गया और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपदस्थ कर रंगून भेज दिया गया। और इस प्रकार से अंततः 1857 ईस्वी में पूर्ण रूप से मुग़ल साम्राज्य का या मुग़ल सत्ता का पतन हो गया, मुग़ल सत्ता समाप्त हो गई और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को भारत से निर्वासित कर दिया। जो मुग़ल बादशाह भारत में सर्वशक्ति संपन्न हुआ करते थे, अपनी शान और शौकत के लिए जाना करते थे, अंतिम मुग़ल बादशाह को उसके वतन में अर्थात भारत देश में उसको दफन करने के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई और रंगून में निर्वासित जीवन जीते हुए वही उसकी मृत्यु हुई और वहीं दफना दिया गया। इस प्रकार से 1857 ईस्वी में मुग़ल सत्ता समाप्त हो गई। इसी प्रकार मुग़लों का कमज़ोर सैन्य संगठन भी मुग़लों के पतन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। मुग़लों की सेना में ईरानी, तुरानी, भारतीय आदि विभिन्न प्रकार के सैनिक थे। साथ ही साथ सेना में प्रशिक्षण और अनुशासन का अभाव था, जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारियों और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशिक्षित सैनिकों के सामने मुग़ल सेना कमज़ोर साबित हुई और मुग़ल सेना अपने साम्राज्य को बचाने में असफल साबित हुई और इस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य का पतन संभव हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, औरंगजेब की नीतियों का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हमारे को ध्यान में रखने हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की नीतियाँ कहाँ तक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई, इसके दोनों पक्षों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। धन्यवाद।